Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the lecture number 5 of control system. आज के हमारे जो कंटेंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एक सिंपल एग्जांपल से कि अगर आपके पास एक सिंपल ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम आ जाए तो उसको कैसे उससे इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर आपके पास कम्प्लेक्स सिस्टम आ जाए, कम्प्लेक्स सिस्टम से मुराद आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ मासेज अगर मैकेनिकल सिस्टम में आ जाए तो उनसे उनका ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा होगा रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम और रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम्स आपस में तकरीबन सेम ही है। ट्रांसलेशन के केस में आपके पास इनपुट फोर्स होती है और आउटपुट आपके पास डिस्प्लेसमेंट होती है, जबकि रोटेशनल के केस में आपके पास इनपुट टार्क हो जाती है और आपके पास जो आउटपुट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। रिलेशन दोनों के सेम है, सिर्फ थोड़ी बहुत नोटेशंस आपके पास डिफरेंट आती हैं। ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके पास होता है कम्प्लेक्स सिस्टम। कम्प्लेक्स सिस्टम जिसमें आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देखा था ना, सिंगल लूप के लिए आपने अलग सॉल्व किया था, फिर उसके बाद आपके पास मल्टीपल लूप्स आ गई थी, तो हमने कहा था ये आपके पास क्या होगा, कम्प्लेक्स सिस्टम बन गया। सिमिलरली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम के एक मास का देखा था, वो सिंपल आपके पास एक मैकेनिकल सिस्टम था। अब हम देखेंगे जब आपके पास मल्टीपल मासेज आ जाएंगे तो आपके पास एक कम्प्लेक्स सिस्टम बन जाएगा और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशंस वेर मोर देन वन साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसमें आपके पास अगर मैं इलेक्ट्रिकल के साथ इसको कंपेयर करूँ तो इलेक्ट्रिकल के केस में आपके पास जितनी मल्टीपल लूप्स आती थी उतनी आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस आती थी। इसमें भी ये होगा कि जितने आपके पास मासेज होंगे उतनी ही आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ जाएंगी। लीनियर इंडिपेंडेंट मोशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपके पास क्या होता है, लीनियर इंडिपेंडेंसी implies that a point of motion in a system can still move if all other points of motion are still held। ठीक है, जितने आपके पास मासेज होंगे बेसिकली आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम उतनी ही होगी उस सिस्टम की। नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट मोशन। ठीक है, आपके पास जितनी इक्वेशन आएंगे उनके लीनियरली इंडिपेंडेंट मोशन के ऊपर डिपेंड कर रही होंगी। जितने मास, 3 मास हैं, 4 मासेज हैं, तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम उसी हिसाब से होगी और आपके पास उतनी नंबर ऑफ इक्वेशन आएंगी। अब आते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। फाइनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम, फ्री बॉडी डायग्राम। ये स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने ड्यूरिंग द क्वेश्चन जो आप लोगों ने कम्प्लेक्स सिस्टम आपके पास आएगा उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट मोशन, आपने देखना है कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है। फिर आपने देखना है कि आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम उसकी बनानी है। जैसे हम पिछले केस में हमने देखा था ना, एक मास था, सिंपल एक मास था, उसका हमने एक्स ऑफ टी फाइंड आउट किया था, फिर हमने फोर्सेज लगाई थी, कौन सी सपोर्टिंग फोर्सेज हैं और कौन सी आपके पास अपोजिंग फोर्सेज हैं, वो सारी की सारी आप लोग डिफाइन करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर। फिर आपने डिफाइन करना है उस फ्री बॉडी डायग्राम में डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि आपके पास हर पॉइंट की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, किस डायरेक्शन में वो मोशन करेगा। फिर आपने उसके ऊपर सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना है। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता था, अगर आपको याद हो कि आपके पास जब भी सर्किट के अंदर मल्टीपल सोर्सेज आ जाती थी तो आप एट अ टाइम एक सोर्स को ऑन करते थे और बाकी सोर्सेज को ऑफ करके उसका इफेक्ट देखते थे। एट द एंड आप उन सारे सोर्सेज के इफेक्ट को ऐड अप करके नेट इफेक्ट कैलकुलेट करते थे। इसमें भी आपके पास यही होगा कि आपके पास अगर दो या दो से ज़्यादा मासेज आ जाएं तो आपने एट अ टाइम एक मास को लेके बाकी सारों का इफेक्ट उस पर कैलकुलेट करना है। फिर इस तरह उस मास को फ्रीज करके बाकी मासेज को ऑन करके स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे इक्वेशंस को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने न्यूटन्स लॉ को यूज़ करना है, जिसमें कहते हैं सम ऑफ ऑल द सपोर्टिंग फोर्सेज एंड अपोजिंग फोर्सेज इज सेट टू बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको यूज़ करके हम लोगों ने, जैसे आपको केवीएल कहते हैं, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इज इक्वल टू 0, इस तरह आपके पास मैकेनिकल के केस में आपको करेंगे कि जितनी भी आपकी सपोर्टिंग फोर्सेज हैं, जितनी भी अपोजिंग फोर्सेज हैं, उन सबका सम इक्वल टू 0 पुट करेंगे। उससे जो आपके पास इक्वेशंस आए उसके बाद आपके पास इक्वेशंस आएंगे जिनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और उनसे हम लोग अपना डिजायर्ड ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। अभी आपके पास एक सिंपल सी एग्जांपल है। ठीक है, इसमें आपके पास दो मासेज आ गए, इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशन मोशन कितनी है, वो आपके पास 2 है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है x2 ऑफ s डिवाइडेड बाई एफ एफ एस। इसका मतलब है जो सेकेंड मास है इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ये मेरे पास आउटपुट है और मेरे पास एफ ऑफ टी क्या है, इनपुट है। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब इसका ट्रांसफर फंक्शन अगर हमने फाइंड आउट करना है तो उसमें जो सुपर पोजिशन लगेगा वो बेसिकली कैसे लगेगा, हमने सबसे पहले जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो करना है m1 पे मोशन, m1 पे फोर्सेस फाइंड आउट करनी है जब m1 खुद मूव कर रहा हो। तो इस सिनेरियो में मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट होल पॉइंट को मैं 0 पुट कर दूंगा। 0 से मुराद किसको मैं कह दूंगा, ये मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट है, ये मूव नहीं कर रहा। तो इससे मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएंगी। ठीक है, सेकंड केस में मैंने क्या करना है, m1 पे ही फोर्सेस चेक करनी है, लेकिन अब मैं m2 को मूव कर रहा हूँ।
अब मैं अगर M2 को मूव कर रहा हूँ तो मेरे पास ये पॉइंट जो होंगे ये सेट टू 0 यानी फ्रीज कर दूंगा। अब मैंने फोर्सेज जो फाइंड आउट करनी है वो इस पॉइंट पे करनी है जहाँ पे आपके पास कनेक्शन है, जहाँ पे M1 के साथ कनेक्शन आ रहे हैं M2 के। इन दो रेड पॉइंट्स पे मैंने फोर्सेस फाइंड आउट करनी है। तो इससे मेरे पास ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं कंबाइन करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, जो बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास 1 होगी। ठीक है, आगे डिटेल में आप जब एग्जाम्पल करेंगे उसमें आपको आइडिया थोड़ा सा मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब जब मैंने ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन तो आ गई M1 की, अब मैंने सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब सेकंड इक्वेशन किसकी होगी? सेकंड इक्वेशन बेसिकली मेरे पास M2 की होगी। जब M2 मूव कर रहा है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, फ्रीज कर दूंगा। अब M2 के मोशन की वजह से मेरे पास जो फोर्सेज आएंगी वो M2 की फोर्सेज होंगी, इससे एक इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड सिनेरियो मेरे पास क्या होगा कि M2 पे ही फोर्सेस होंगी लेकिन M1 मूव कर रहा होगा, तो इसको मैं फ्रीज कर दूंगा। ठीक है, और इन दो रेड पॉइंट्स पे मैं फोर्सेस फाइंड आउट करूँगा। फोर्सेस तो मैं M2 के ऊपर ही फाइंड आउट कर रहा हूँ, लेकिन मूव क्या कर रहा है, M1 मेरे पास मूव कर रहा है। तो इससे मेरे पास क्या होगा, M2 की इक्वेशन आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को जब मैं कंबाइन करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, जो कि मास नंबर 2 की इक्वेशन होगी। अब मेरे पास इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई। इन दोनों को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ट्रांसफर फंक्शन, अपना रिक्वायर्ड ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकता हूँ। हम इनके आगे स्टेप्स देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि आपके पास कौन कौन से स्टेप्स हैं डिटेल में। अच्छा जी, अब इसका सोल्यूशन हम डिटेल में देखते हैं। वो तो हमने एक रफली स्केच बना लिया कि आपके पास क्या क्या होता है। हम एक डिटेल सोल्यूशन इसका देखते हैं। दिस सिस्टम हैज़ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंस ईच मास कैन बी मूव्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन व्हाइल द अदर इज हेल्ड स्टिल। पहला स्टेप, ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच मास। वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम इसकी हम लोगों ने बनाई हुई है। डिफाइन डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो भी हम अगली स्लाइड में डिफाइन कर देंगे। फिर इसके ऊपर सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे, जैसा मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया कि सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग कैसे लगाएंगे, प्रीवियस स्लाइड में बताया था। एक को लेके दूसरे को फ्रीज करेंगे, फिर दूसरे को लेके पहले को फ्रीज करेंगे। इस तरह से आपके पास सुपरपोजिशन थ्योरम इंप्लीमेंट करके आखिर में हम लोग उसकी नेट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। फिर यूजिंग न्यूटन्स लॉ हम इन सारी फोर्सेज को इक्वल टू 0 करके अपने ट्रांसफर फंक्शन के लिए इनको सॉल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड से हम देखते हैं कि हम लोग कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, कैसे डायरेक्शन डिफाइन करनी है। तो ये आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम है और उसके ऊपर फोर्सेस डायरेक्शन इनकी इंप्लीमेंट की गई है। अब फिगर ए को पहले हम देखते हैं। बेसिकली ये जो पूरी की पूरी स्लाइड है ये आपके पास इक्वेशन फाइंड आउट कर रही है M1 के लिए, मास 1 की जनरलाइज इक्वेशन, जो ओवरऑल पूरी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो फाइंड आउट कर रही है। अगर आप फिगर नंबर ए देखें तो फिगर नंबर ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास M1 पे फोर्सेस व्हेन M1 इज मूविंग, जब M1 मूव कर रहा है, ये फिगर ए की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास अगर M1 मूव कर रहा है तो M2 यहाँ पे क्या होगा, फ्रीज होगा। फ्रीज से मुराद क्या है, ये एक फिक्स स्पॉट है, यहाँ से आगे कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अब जब M1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ये देखें x1 ऑफ t किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसे मूव करवाने वाली कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, इसे मूव करवा रहा है f ऑफ t आगे डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। तो ये देखें, अगर मैं ऊपर डायग्राम में देखूँ तो f ऑफ s मेरे पास क्या है, एज अ सपोर्टिंग फोर्स है जब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में थी। ये देखें, ये मेरे पास आ गई डिस्प्लेसमेंट x ऑफ t, x ऑफ s कर देता हूँ। ठीक है, इस डायरेक्शन में थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी। तो अब इसको अपोज कौन कौन सी चीज़ें करेंगी, एक तो ये नीचे फ्रिक्शनल फोर्स नज़र आ रही होगी आपको, ये इसको अपोज करेगी, K2 इसको अपोज करेगा, ये डैम्पर इसको अपोज करेगा, K1 अपोज करेगा, और जब M1 खुद मूव कर रहा है तो इसका अपना इनर्शिया भी इसको अपोज करेगा। ठीक है, तो अब मैं अगर अपोजिंग फोर्सेस को देखता हूँ कि मेरे पास जो अपोजिंग फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी हैं, देखें K1 अपोज कर रहा है, Fe1 अपोज कर रहा है, इसका अपना इनर्शिया इसको अपोज कर रहा है, ये Fe3 अपोज कर रहा है, X2 इसको अपोज कर रहा है। इससे मेरे पास कौन सी इक्वेशन आएगी, इससे मेरे पास M1 पे फोर्सेस M1 की वजह से ये आएगी। अब हम फिगर बी पे जाते हैं। ठीक है, फिगर बी मुझे बताती है कि अब आपके पास M1 तो स्टिल है। ठीक है, M1 पे फोर्सेस जब M2 मूव कर रहा है, इट मीन्स कि मेरे पास ये जो पॉइंट है यहाँ से पीछे ये सारा कुछ फिक्स है। M1 को मैंने फिक्स कर दिया और M2 को मैं मूव कर रहा हूँ। जब मैं M2 को मूव करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसकी आएगी, M2 की डिस्प्लेसमेंट आएगी, X2 ऑफ S। ऐसा ही है क्योंकि M2 मूव कर रहा है ना।
तो फोर्सेस मैंने M1 पे फाइंड आउट करनी है, तो देखना ये है कि M2 और M1 किस पॉइंट्स पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ये मैं ग्रीन के साथ करता हूँ, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। और जब M2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये जो डैम्पर या स्प्रिंग होता है, जब आप इसको देखें स्ट्रेच करें तो ये इसको इस तरफ खींचेगा और ये इसको इस तरफ खींचेगा। अब मेरे पास ये जो पॉइंट है, ये टचिंग पॉइंट है M1 के साथ, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। डैम्पर के केस में मेरे पास सेम यही सिचुएशन होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डैम्पर और स्प्रिंग जिस डायरेक्शन में M1 मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या उसे कोशिश कर रहे हैं मूव करवाने की। इसका क्या मतलब हुआ? इस फिगर में ये दोनों आपस में क्या है? सपोर्टिंग फोर्सेस हैं। जिस डायरेक्शन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में M1 को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये किसकी इक्वेशन है? M1 पे फोर्सेस जब M2 मूव कर रहा है। अब मैंने इन दोनों फोर्सेस को, ये जो फिगर ए और फिगर बी है, इनको अगर मैं कंबाइन करूं, तो जब इनको कंबाइन करूंगा तो मेरे पास ओवरऑल जो इक्वेशन आएगी वो किसकी इक्वेशन आएगी? M1 की आएगी। तो बेसिकली ये मेरे पास क्या है? M1 की इक्वेशन है, जो इन दोनों को कंबाइन करने से मेरे पास आई। ठीक है, अब मैंने करना क्या है? जो सपोर्टिंग फोर्सेज हैं उन्हें एक तरफ कर देना है और मेरे पास जो अपोजिंग फोर्सेज हैं उनको मैंने एक तरफ कर देना है, या इन दोनों का सम करके एक को पॉजिटिव कर दें, एक को नेगेटिव कर दें। बेहतर ये है कि आप एक को पॉजिटिव, एक को इक्वल टू एक साइड लिखें, दूसरे को इक्वल टू के दूसरी साइड पे लिखें। अब हम इक्वेशन बनाते हैं M2 के लिए। अब इस स्लाइड में हम M2 के लिए इक्वेशन बनाते हैं। अब अगर मैं फिगर ए को देखूं तो फिगर ए बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है M2 पे मोशन व्हेन M2 इज मूविंग। M2 पे मोशन, M2 पे फोर्सेस फाइंड आउट कर रहा हूँ। जब M2 मूव कर रहा है तो उसका मतलब है कि ये पॉइंट मेरे पास क्या है? फ्रीज है। M1 फ्रीज हो गया, अब M2 सिर्फ मूव कर रहा है। जब M2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? x2 ऑफ s। जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये एक डैम्पर लगा हुआ है, ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ये एक फ्रिक्शनल फोर्सेज है और इसका अपना, क्योंकि खुद मूव कर रहा है तो M2s2 इसका अपना इनर्शिया भी इसको अपोज करेगा। इन सब की प्रॉपर्टी है ना, फ्रिक्शनल फोर्सिंग अपोजिंग फोर्स के तौर पे काम करती है। स्प्रिंग आपके पास अपोज कर रहा होता है, डैम्पर आपका अपोज कर रहा होता है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये सारी की सारी फोर्सेस इसको अपोज कर रही हैं। सॉरी, ये सारी की सारी फोर्सेस इसको क्या कर रही हैं? अपोज कर रही हैं। K2 भी अपोज कर रहा है, Fe2 भी कर रहा है, Fe3 भी कर रहा है, इसका इनर्शिया भी कर रहा है और स्प्रिंग भी इसको अपोज कर रहा है। तो ये मेरे पास इक्वेशन किसकी आ गई? M2 पे फोर्सेस M2 की वजह से। अब हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं, जो सुपरपोजिशन थ्योरम में हम यूज़ करते हैं कि आपने फोर्सेस फाइंड आउट करनी है M2 पे जब M1 मूव कर रहा हो। तो इस सिनेरियो में मेरे पास डायग्राम क्या हो जाएगी? यहाँ से ये जो पोर्शन है ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। जब ये फ्रीज हो गया, अब क्या कर रहे हैं? M1 मूव कर रहा है। तो M1 बेसिकली किस डायरेक्शन में जा रहा है? x1 ऑफ s की डायरेक्शन में। ऐसा ही है, ये x1 ऑफ s है। ठीक है, ऐसा ही है ना। अब जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो मैंने फोर्सेज जो फाइंड आउट करनी है वो बेसिकली मैंने इस पॉइंट पे करनी है और इस पॉइंट पे करनी है। जब मैं M1 को फॉरवर्ड डायरेक्शन में धक्का दूंगा तो ये स्प्रिंग और डैम्पर प्रेस होंगे, ये M2 को उस तरफ धकेलेंगे, इस तरफ। ऐसा ही होगा। इसका मतलब है कि जिस तरफ आपका M2 मूव कर रहा है उसी तरफ आपके पास M1 इसको धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हुआ? ये दोनों स्प्रिंग और जो लगा हुआ डैम्पर लगा हुआ है, ये इन दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। किसके मोशन को? M2 के मोशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे फिगर बी से मेरे पास इक्वेशन जो आई है वो किसकी आई है? M2 पे फोर्सेस व्हेन M1 इज मूविंग। अब क्या करते हैं? इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। और जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ए और बी को कंबाइन करेंगे, तो मेरे पास ये सिनेरियो आ जाएगा। ये मेरे पास टोटल फोर्सेज आ जाएंगे किसके ऊपर? M2 के ऊपर। सपोर्टिंग फोर्स, ये आपके पास अपोजिंग अपोजिंग अपोजिंग। अब इन हमारे पास इक्वेशन 2 भी आ गई, इक्वेशन 1 भी आ गई। अब हम इन्हें इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन अगर लिखें तो ये हमारे पास सिनेरियो बनेगा। ये अब हमारे पास क्या है? ये इक्वेशन नंबर 1 है जो कि हमारे पास इस प्रीवियस स्लाइड पे आई है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है जो हमारे पास प्रीवियस स्लाइड से आई है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। किसके लिए? x2 ऑफ s डिवाइडेड बाय f ऑफ s के लिए क्रैमर रूल यूज़ करते हैं, साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करते हैं, वो आपकी मर्जी। यहाँ से आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा वो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन आ गया। ये x2 ऑफ s डिवाइडेड बाय f ऑफ s इज इक्वल टू g ऑफ s, और ये आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है। ये ब्लॉक डायग्राम है, ये g ऑफ s है आपके पास, ये आपके पास आउटपुट है, ये आपके पास क्या है? बेसिकली इनपुट है। अब अगर हम इसी चीज़ को इंस्पेक्शन मेथड से देखें
जिस तरह हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में देखा था कि आपके पास अगर इंस्पेक्शन मेथड आ जाए तो इंस्पेक्शन मेथड से आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैकेनिकल सिस्टम्स को भी आप इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अभी अगर इसी सिस्टम को मैं देखूँ इंस्पेक्शन मेथड के लिए क्या कहलाएगा, इसमें भी आप जिसको रेफरेंस रखेंगे, जैसे प्रीवियसली आप जिस नोड को रेफरेंस रखते थे या जिस लूप को रेफरेंस रखते थे वो पॉजिटिव होती थी, इस केस में भी ऐसा ही होगा। जिस मास की आप इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं बेसिकली वो आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। अब अगर मैं मास 1 की इक्वेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ तो मेरे पास जो इंस्पेक्शन मेथड बनेगा वो क्या बनेगा, सम ऑफ इम्पिडेंसेस कनेक्टेड टू द मोशन ऑफ एट x1 या मास 1 के साथ जितनी इम्पिडेंसेस अटैच हैं, जितनी से मुराद क्या होगा, उसका अपना इनर्शिया होगा, स्प्रिंग होगा, डैम्पर होगा, फ्रिक्शन फोर्सेस होंगी। ठीक है, हमने नहीं देखना कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, हमें सिर्फ देखना है कि कौन कौन सी इम्पिडेंसेस मास 1 के साथ अटैच है, उन सब का सम कर देते हैं। अब अगर आप पुरानी फिगर, ये प्रीवियस जो हमने एग्जाम्पल की थी, उसको अगर रिकॉल करें तो उसमें देखें जो मास 1 था उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें अटैच थी। उसके साथ उसका अपना इनर्शिया अटैच था, एक फ्रिक्शनल फोर्स अटैच थी, एक डैम्पर अटैच था, स्प्रिंग 1 अटैच था और स्प्रिंग 2 अटैच था। सबका हमने सम कर लिया, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास 1। इसके साथ पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रेफरेंस है, माइनस फार्मूले वाला आ गया। अब हमने देखा है मास 1 और मास 2 के दरमियान कॉमन कौन सी चीज़ है। तो कॉमन अगर आप फिगर में देखें तो आपके पास क्या था, एक स्प्रिंग कॉमन था और एक आपके पास डैम्पर कॉमन था। मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास 2 जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं इज इक्वल टू सम ऑफ अप्लाइड फोर्सेज एट x1। तो अगर उसके फोर्सेज देखें तो ए की फोर्स थी F(s), ठीक है, वो उठा के हमने यहाँ पे लिख दी। सिमिलरली मास 2 के लिए अगर इक्वेशन में बनाऊंगा तो देखिए मास 2 मेरे पास पॉजिटिव आया क्योंकि मैं अब रेफरेंस किसको ले रहा हूँ, मास 2 को ले रहा हूँ। तो अब आपने क्या करना है, मास 2 के साथ जितनी भी इम्पेडेंसेज अटैच हैं उन सब का सम लिख देना है। तो उन सब का सम क्या है, मास, उसका अपना इनर्शिया, फ्रिक्शनल फोर्स, टेम्पर, स्प्रिंग 1, स्प्रिंग 2 और उसका अपनी डिस्प्लेसमेंट, माइनस ये आपके पास किसका फार्मूले वाला माइनस आ गया। ठीक है, क्या करना है, सम ऑफ इम्पिडेंसेस बिटवीन x1 और x2 के दरमियान देखिए कौन कौन सी है, Fe3 है और K2 है, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास 1 इज इक्वल टू सम ऑफ अप्लाइड फोर्सेज एट x2, कोई भी फोर्स नहीं है तो इक्वल टू 0। तो ये इंस्पेक्शन मेथड से आपने उसी फिगर की, उसी क्वेश्चन का इजीली सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। तो इंस्पेक्शन मेथड आसान है, अगर आप में इस पर प्रैक्टिस होगी तो आप किसी भी सिस्टम को देख के फ़ौरन उससे आप उसकी इक्वेशंस ड्राइव कर सकते हैं। अब ये थोड़ी सी और मज़ीद कम्प्लेक्स किस्म की एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें 3 मासेज हैं आपके पास, M1, मास 1, मास 2, मास 3। ठीक है, इसमें आपके पास Fv3 फ्रिक्शनल फोर्स है, Fv4 फ्रिक्शनल फोर्स है, Fv1 फ्रिक्शनल फोर्स है, Fv2 फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, F ऑफ टी आपके पास अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, जैसे हम इनपुट कहते हैं, K1 आपके पास स्प्रिंग 1 है और K2 आपके पास स्प्रिंग 2 है। अब थोड़ा सा अगर मैं रफ इसको देखूँ तो मेरे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम है। अब इसमें अगर हमने इंस्पेक्शन मेथड लगाना है तो इंस्पेक्शन मेथड में बेसिकली आप लोगों ने देखना ये होता है कि कॉमन चीज़ें कौन कौन सी हैं। अगर मैं सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 बनाऊँ मास 1 के लिए तो इंस्पेक्शन मेथड क्या कहेगा, मास 1 के साथ जो जो चीज़ें, जो जो इम्पिडेंसेस अटैच हैं उनका सम कर लें। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो कौन कौन सी चीज़ें मास 1 के साथ अटैच हैं, एक K1 अटैच है, एक K2 अटैच है, एक ये फ्रिक्शनल फोर्स अटैच है, एक ये फ्रिक्शनल फोर्स अटैच है। अगर हम 1 पे फोर्सेस कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका अपना इनर्शिया भी इसके साथ अटैच है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x1 ऑफ s, ये मेरे पास क्या आ गई, ये पहली इक्वेशन के लिए मैं पहली टर्म आ गई। ठीक है, अब इसी के साथ क्या होता था, माइनस इन बिटवीन मास 1 एंड मास 2, मास 1 और मास 2 के इन बिटवीन क्या चीज़ लगी हुई है, सिर्फ K2 लगा हुआ है। तो क्या होगा, माइनस K2 मल्टीप्लाई बाय x2 ऑफ s, जिसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसका, उसकी डिस्प्लेसमेंट लिखनी है मैंने। ठीक है, माइनस फार्मूले वाला आ गया। अब आपने क्या करना है, इन बिटवीन कॉमन किसके दरमियान, मास 1 और मास 3 के दरमियान कोई चीज़ अगर कॉमन है तो वो लिखनी है। तो इन दोनों के दरमियान कॉमन क्या है, ये फ्रिक्शन फोर्स कॉमन है और कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको इन दोनों के दरमियान कॉमन नज़र नहीं आएगी। तो क्या होगा, माइनस Fv3s इंटू x3 ऑफ s, क्योंकि मैं मास 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक हो गया। सिमिलरली जब मैं मास 2 की इक्वेशन लिखूंगा तो मास 2 की इक्वेशन कैसे लिखूंगा, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस या सम ऑफ ऑल द इम्पिडेंसेस अटैच्ड विद M2, इम्पिडेंसेस की बात कर रहा हूँ, कौन कौन सी अटैच है इसके साथ, Fv2, K2, Fv4, इसका अपना इनर्शिया। ये तो अप्लाइड फोर्स है ना, ये तो अप्लाइड फोर्स है हमारे पास, इसे फिलहाल भूल जाओ। ठीक है,
ये हमारे पास क्या है, अप्लाइड फोर्स है। इसमें हाईलाइट कर देता हूँ, ये अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में कहते हैं माइनस m2 और m1 के दरमियान जो फोर्सेस, जो इम्पिडेंसेस हैं उनको लिखना है। तो दरमियान में सिर्फ एक k2 ही है, तो क्या होगा, माइनस k2 x1 ऑफ s, क्योंकि मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस, अब मैंने m2 को कंपेयर करना है किसके साथ, m3 के साथ, तो इन दोनों के दरमियान कॉमन क्या चीज़ है, सिर्फ ये फ्रिक्शनल फोर्स है, मल्टीप्लाई बाय x3 ऑफ s, क्योंकि मैं मास 3 को ले रहा हूँ। सिमिलरली इसी तरह इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, क्या है आपके पास, एफ ऑफ टी है, अप्लाइड फोर्स आपके पास एफ ऑफ टी आ गई, इसी एफ ऑफ एस लिख देंगे। सिमिलरली इसी तरह आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 फाइंड आउट करनी है। आगे हम डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसे आप लोगों ने इक्वेशन नंबर, ये सारी की सारी इक्वेशन इंस्पेक्शन मेथड से ड्रा करनी है या लिखनी है। देखें, इसमें हम अब प्रीवियसली जितनी बातें मैंने आपको बताई थी वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखें, सम ऑफ ऑल इम्पीडेंसेस कनेक्टेड टू मोशन 1, x1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर x1 को इसके साथ कंपेयर किया, फिर x1 को इसके साथ कंपेयर किया। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अब जो यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, इक्वेशन नंबर 1 आएगी। अब अगर इक्वेशन 2 की बात करें तो m2 को हम ले रहे हैं तो m2 पॉजिटिव है, बाकी देखें ये सारे के सारे आपके पास नेगेटिव है। वही चीज़ कि अगर आपके पास इम्पिडेंसेस हैं तो इनको लिखते हैं, फिर इस x2 को कंपेयर किया x1 के साथ और फिर इसी x2 को कंपेयर किया x3 के साथ। कंपेयर से मुराद के इन दोनों में कॉमन चीज़ें हमने देखी, ठीक है। इससे आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। सिमिलरली जब हम इक्वेशन 3 की बात करते हैं तो s3 को हमने रेफरेंस दिया तो वो पॉजिटिव के साथ आ गया, बाकी दोनों आपके पास क्या है, नेगेटिव आए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखना है, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, मास 3 की सारी इम्पिडेंसेस लिखनी है, फिर इसी मास 3 को मास 2 के साथ कंपेयर करके लिखना है, फिर मास 1 के साथ कंपेयर करके लिखना है। और अगर कोई फोर्स है तो वैलेंट कोड, नहीं है तो 0 हो जाएगी। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब वो इक्वेशन 1, 2 और 3 हमारे पास क्या बनती है, ये आपके पास इक्वेशन बनती हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो आप उस फिगर को अगर सामने रख के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये आपके पास क्या है, कॉमन इम्पिडेंसेस हैं जो x1 के साथ हैं। ये आपके पास, ये सॉरी कॉमन नहीं, ये आपके पास वो फोर्सेस हैं जो m2 के ऊपर अटैच्ड हैं, ठीक है। ये आपके पास कॉमन फोर्स है और ये आपके पास क्या है, कॉमन इम्पिडेंस है। ये दोनों कॉमन इम्पिडेंस है। इज इक्वल टू 0 क्यों है, क्यों आपके पास मास 1 के ऊपर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं हो रही। तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ गई, क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। सिमिलरली इसमें अगर देखें x2 के केस में देखें तो x2 में ये सारी की सारी इम्पिडेंसेस के साथ अटैच्ड हैं, ठीक है, इनके सामने किया। अब कॉमन देखें तो x1 के साथ इसका ये स्प्रिंग कॉमन था और x3 के साथ फ्रिक्शनल फोर्स कॉमन थी, और ये आपके पास क्या है, अप्लाइड फोर्स है। तो इसमें ये आपके पास क्या आ गया, बेसिकली इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सिमिलरली जब इक्वेशन 3 की बात करते हैं तो इक्वेशन 3 में आपके पास ये जो चीज़ें थी ये सारी की सारी x3 के साथ अटैच थी, दो फ्रिक्शनल फोर्सेस, एक उसका अपना इनर्शिया। और इसको जब मैंने कंपेयर किया तो x2 के साथ ये फ्रिक्शनल फोर्स कॉमन थी, x1 के साथ ये फ्रिक्शनल फोर्स कॉमन थी, इसके ऊपर कोई अप्लाइड फोर्स नहीं थी, इसलिए 0 आ गई। तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। जैसे आप पेज पे डिटेल में सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप इसके जो प्रीवियसली हमने फार्मूला लिखा हुआ है, इस तरह अगर हमारे पास 4 मासेस होते, 5 मासेस होते तो हर एक को, जो इसको एक फॉर एग्जाम्पल x1 को मैंने रेफरेंस दिया है, x2 के साथ कंपेयर किया, x3 के साथ किया, फिर x4 के साथ भी करता और x5 के साथ भी करता। जितने आपके पास नंबर ऑफ मासेस बढ़ेंगे उतने ही ये इक्वेशंस की लेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसे आप लोगों ने इस हिसाब से सेट कर देना है। अब आते हैं रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम्स के ऊपर। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि ट्रांसलेशनल मैकेनिकल और रोटेशनल मैकेनिकल में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ट्रांसलेशनल के केस में आपके पास फोर्स इनपुट होती है और डिस्प्लेसमेंट आपके पास आउटपुट होती है। रोटेशनल के केस में आपके पास टार्क इनपुट होगी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास आउटपुट होगी। Can be modeled by a transfer function that algebraically relates the Laplace transform of the output to the Laplace transform of the input. पैसिव एलिमेंट्स वही आपके पास आएंगे, स्प्रिंग है आपके पास, इनर्शिया होगा और विस्कस टेम्पर होगा। आपके पास जो रिलेशंस होंगे, टॉर्क टू एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इसकी इम्पीडेंस। जैसा प्रीवियस केस में हम लोगों ने देखा था, हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशंस यूज़ किए थे। इसमें भी हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क के दरमियान जो रिलेशन है इसको यूज़ करेंगे। मैकेनिकल की तरह, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल की तरह स्प्रिंग है आपके पास, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं के साथ। अगर ये टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी।
और इसके टार्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टी ऑफ टी इज इक्वल टू के थीटा टी, और इसकी इम्पिडेंस क्या होगी, के होगी। प्रीवियसली हमारे पास जो डैम्पर था उसे हमने एफ वी के साथ रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे हम इसको डी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके ऊपर टार्क अप्लाई किया जाए तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इसका रिलेशन टार्क टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टी ऑफ टी इज इक्वल टू डी थीटा कैपिटल डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा टी डिवाइड बाई डी टी, और इसकी इम्पिडेंस क्या होगी, टी एस। सिमिलरली आपके पास जो इनर्शिया है, प्रीवियस केस में हमने हमारे पास इनर्शिया इसके साथ रिप्रेजेंट किया था, यहाँ आपके पास ये एक सर्कुलर ड्रम की तरह होगा क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में आता है ना। तो ये आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों अगर टार्क अप्लाई होती है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे के साथ। इसका रिलेशन क्या होगा, जे एस स्क्वायर। ठीक है, ये आपके टाइम डोमेन में और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाएगा। अब इसे छोटी सी एग्जांपल करते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाए कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वही आपके पास है लीनियर इंडिपेंडेंट मोशन। पहले देखते हैं जितने मासेस होंगे, जितने उनकी फ्रीक्वेंटली डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो फाइंड आउट करनी है, उनकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। प्रीवियस केस में मैकेनिकल के केस में हम फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह बनाते थे ना, ये मास था, ये आपके पास एक्स ऑफ टी था, ये फोर्सेज वगैरह डिफाइन करते थे। रोटेशनल के केस में आप लोगों ने जो फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है वो इस तरह से बनानी है। ये आपके पास मास है जे, ये आपके पास अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो हम इस तरह डिफाइन करेंगे, ये आपके पास थीटा टी है। ठीक है, अगर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आप इसको इस तरह से डिफाइन करोगे कि ये आपके पास क्या है, थीटा टी है। अब आपने फोर्सेस इस तरह डिफाइन करनी है कि इन एरोज की अगर सपोर्ट में है तो इन एरोज की डायरेक्शन में होगी, अगर अपोजिशन है तो इनको अपोजिंग में होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ डैम्पर है, वो इसको अपोज कर रहा है ये येलो वाली लाइन को, तो इसे अपोजिंग का मतलब है ये इस डायरेक्शन में होगा। या फिर देखिए येलो और ये आपस में क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट आ रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ ये येलो की सपोर्टिंग में होगा तो मैं इस तरह से इसकी डायग्राम बनाऊंगा। अब ये देखें ये एरो सेम डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं ये आपस में क्या है, सपोर्टिंग है। ये आगे एग्जांपल करेंगे उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस तरह से आपने इनकी फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करना है। डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफाइन कर देना है, वही सुपरपोजिशन थ्योरम जिसने आप लोगों ने मैकेनिकल के केस, ट्रांसलेशन मैकेनिकल के केस में लगाया था, उसी तरह आपके पास रोटेशनल मैकेनिकल के केस में भी अप्लाई होगा। जो फॉर ईच बॉडी डायग्राम दी चार्ज साउंड, उसी तरह सम ऑफ न्यूटन लॉ को यूज़ करके इक्वल टू 0 करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलनी है, उनको सॉल्व करेंगे तो आपका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। अब हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देखते हैं जब आपके पास मल्टीपल सिस्टम्स आ जाएं तो मैकेनिकल की तरह, तो आप रोटेशनल को किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब इस केस में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है x2 ऑफ s डिवाइडेड बाई t ऑफ s। इसमें भी आपके पास देखें थीटा 2 फाइंड आउट करना है, थीटा 2 आपके पास J2 पे यानी मास 2 पे, तो अब आपने भी यही इक्वेशन फाइंड आउट करनी है J1 पे फोर्सेस J1 की वजह से, J1 पे फोर्सेस J2 की वजह से। इन दोनों की वजह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। सिमिलरली J2 पे फोर्सेस J2 की वजह से, J2 पे फोर्सेस J1 की वजह से, इन दोनों को मिला के हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। दो बॉडीज हैं तो दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी। अब हम इन्हें डिटेल में सॉल्व करते हैं। The system has 2 degrees of freedom since each inertia can be rotated while other. Draw free body diagram, define direction, सुपरपोजिशन लगाएंगे, सम ऑफ टार्क को 0 पुट करेंगे और इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। ये अब आपके पास है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, सर्कुलर में अगर फिगर ए को आप देखें तो ये आपके पास बनती है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, J1 मास 1 के लिए हम लोग बना रहे हैं। अब ये मास 1 के लिए अगर हम लोग देखें तो ये जो डायग्राम है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है J1 पे फोर्सेस जब J1 मूव कर रहा है। तो J1 की अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आती है। जरा बोल्ड कर देते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, उस पर अगर आप टार्क देखें तो टार्क भी उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब उसका इनर्शिया उसको अपोज करेगा, स्प्रिंग अपोज करेगा, डैम्पर अपोज करेगा। तो ये देखें इनको अपोजिट साइड पे हमने एरो बना दिए, तो ये आपके पास क्या आ जाते हैं, अपोजिंग फोर्सेस के तौर पे आ जाएगा। सिमिलरली ये जो आपके पास बी डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करिए J1 पे फोर्सेस जब J2 मूव कर रहा है। ठीक है, असल में ये जो थीटा 1 है ये बेसिकली थीटा 2 ऑफ s होगा, क्योंकि आपके पास क्या है, डायरेक्शन J2 की आएगी जब J2 मूव कर रहा होगा। तो अगर आप J2 को देखें तो ये स्प्रिंग आपको एज अ सपोर्टिंग फोर्स के तौर पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो बोल्ड कर देते हैं, खुदा इसे हम यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं। ठीक हो गया, तो अब ये क्या, ये इसके साथ सपोर्टिंग में है, तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। इन दोनों को जब मैं मैकेनिकल की तरह कंबाइन करूँगा तो ये मेरे पास नेट इक्वेशन आएगी किसकी, J1 की।
बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपने यहाँ पे क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज देखना है, वहाँ आप लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में देख रहे थे। इस तरह आप J2 की इक्वेशन में लिखूँ तो ये मेरे पास J2 की इक्वेशन बन रही हैं। तो ये बेसिकली क्या है, J2 पे फोर्सेज व्हेन J2 इज़ मूविंग, और ये मेरे पास क्या है, J2 पे फोर्सेज व्हेन J1 इज़ मूविंग। ठीक है, इनको आप पेज पे खुद सॉल्व करें प्रैक्टिस के लिए। इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूँगा तो मेरे पास ये नेट इक्वेशन आ जाएगी, किसकी, ये नेट इक्वेशन मेरे पास आएगी J2 की। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं कि इक्वेशन हमने कैसे लिखी हुई हैं। तो ये आपके पास बेसिकली इक्वेशन हैं J1 J2 की। ये जो आपके पास पहली इक्वेशन आती है ये आपके पास बेसिकली J1 की इक्वेशन है। ठीक है, टी ऑफ एस आपके पास अप्लाइड टार्क है, इम्पिडेंसेस इसके साथ अटैच हैं, और ये जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है ये आपके पास बेसिकली J2 की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 जिसको हमने कहा हुआ है। ये तो आपके पास डिटेल मेथड था ना, इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, क्रैमर रूल्स के थ्रू सॉल्व करें, तो ये आपके पास ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली ये चीज़ आएगी। अब डेल्टा की वैल्यू क्या है, डेल्टा आपके पास इस चीज़ के इक्वल है। अगर इसमें ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो ये आपके पास क्या है, इनपुट है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, आउटपुट है, और ये बेसिकली आपके पास क्या है, जी ऑफ एस ट्रांसफर फंक्शन। ठीक हो गया। तो ये था आपके पास सिंपल रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आप रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। इसमें जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, जो आपने देखे हैं, उनको आप पेज पे खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप इसको देख के, तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मज़ीद एग्जांपल्स के लिए आप एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हैं चैप्टर नंबर 2 की, वहाँ से आप क्वेश्चन प्रॉब्लम जो भी हैं वो नोट कर लें। इंशाल्लाह हम लोग लाइव सेशन में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।